सो द नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हम लोग रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, एंड इन रूरल डेवलपमेंट वी हैव एक्सप्लोर्ड सो फार वी हैव एक्सप्लोर्ड कि रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कौन कौन से एरियाज हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी रूरल क्रेडिट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच विल स्टडी इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो जैसा कि कल हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि इन इंडिया फार्मर्स आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क। तो हार्डवर्क के रूप में फार्मर्स के पास में उनकी क्रॉप आ जाती है, और क्रॉप देखा जाए तो उसकी क्वालिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है ना, और उनके पास में प्रोडक्शन भी काफी सारा होता है अगर हम पुराने से तुलना करें तो। बट स्टिल देर आर सम प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से उनकी इनकम रेज नहीं हो रही, उनकी इनकम बढ़ नहीं रही। और इनकी इनकम जब नहीं बढ़ती है तो अगले साल उनके पास में इतना पैसा, इतना सरप्लस नहीं होता है कि वो अच्छी क्वालिटी का सीड खरीदें या कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करें या इक्विपमेंट्स जो है वो फार्मिंग के खरीदें। तो इस वजह से क्या होता है कि उतना इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम बात करने वाले हैं, इसमें वी विल ट्राई टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट हाउ फार्मर कैन रेज हिज इनकम। ओके, तो उसमें देर आर सपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, बट हम देखेंगे, दोनों चीज एनालाइज करेंगे। उसमें कहीं जो कमी रह रही है जिसको हम लूप होल्स बोलते हैं, उसको भी हम देखेंगे, एंड वी विल ऑल्सो सी कि हो क्या रहा है ना, और गैप कहाँ आ रही है। नाउ बिफोर स्टडिंग दिस, I don't know whether you have watched it or not, but right after this class, spare 10 minutes and watch the short film which is available in our video library. The name of the short film is Mandi, though it is in Marathi, but नीचे subtitle है और आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी वो मूवी, है ना। So it's just 10-minute short film it is, but it's a must watch movie. और आपको बहुत सारी चीजें रूरल जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी देखी है तो ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, सो देन लेट्स बिगिन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इन दिस part we will study meaning of agriculture marketing, why is it required, and what are measures to improve it, and also the alternative marketing channels ना, जो ये सबसे important चीज हमारी है ना। Means it's a sort of solution, it's a sort of solution also। बाकी सब लोगों को भी आवाज मेरी कटी हुई नजर आ रही, मतलब सुनाई दे रही है या क्लियर आ रही है? सर कभी क्लियर आ रही है, कभी कट रही है, एकदम से फिर क्लियर हो रही है। अभी क्लियर है? कौन सा वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं आया समझ में? यार नेट तो ठीक आ रहा है, व्हाई इज इट सो देन? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये थोड़ी देर सही आती है, थोड़ी देर क्रैक होती है। सब मिक्सचर में चलता है तो सब क्या करें यार, इसका नेटवर्क का बताओ। नेटवर्क इशू का क्या करें बताओ। ओके, हेलो, ऑडिबल? यस सर। ठीक है, जब जैसे ही क्रैक होने लग जाए मुझे तुरंत बता देना, ठीक है। अभी ठीक आ रही है? ओके, बोलो यस और नो, आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। सो थोड़े से ब्रेक के बाद वापस से शुरू करते हैं। सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। So basically agriculture marketing, it covers various services। कौन कौन सी सर्विसेज? वो सारी सर्विसेज जो प्रोडक्शन तो हो जाता है, वहां से लेकर वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा,
यानी किसी भी फार्मर का जो प्रोडक्ट है, जो उसने अपने खेत में प्रोड्यूस किया है, वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, इसके बीच की जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और इसी प्रोसेस से डिसाइड होता है कि फार्मर को कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, नाउ क्या क्या इंक्लूजन होते हैं इसके अंदर, लाइक असेंबलिंग द क्रॉप, स्टोरिंग द क्रॉप, प्रोसेसिंग इट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो क्या होने वाला है, फार्मर्स कैन डिस्पोज देयर सरप्लस प्रोड्यूस एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस। यानी जो भी उन्होंने पैदावार की है वो एक अच्छी, एक फेयर प्राइस पर जो है वो बेच सके। द कंसर्न इज नॉट हियर कि कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है, द कंसर्न इज कि फार्मर कितने में सेल कर पा रहा है। कभी कभी हम लोग एक डिबेट ये भी करते हैं कि अगर फार्मर जो है वो अगर ज्यादा दाम में बेचेगा तो इससे चीजें महंगी हो जाएगी। बट आप ये देखिए कि जब हम इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए जाते हैं, तो आप देखिए मैं आपको दो ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे ये पता करके बताइए कि राइस नाम की जो चीज होती है, मंडी में इसकी प्राइस क्या है। जब फार्मर बेचता है ना, व्हेन फार्मर सेल राइस इन मंडी, तो उसकी रेट क्या है ये पता करो। और दूसरा ये, जब आप बिग बाजार में जाते हो और वहां पर 1 kg राइस का पैकेट खरीदते हो, वो कितने का है। 1 kg राइस का पैकेट खरीदते हो वो कितने रुपए का है। ये दो चीजों को आप पता कर लो, बहुत आसानी से पता चल जाएगी, है ना। मंडी की रेट्स जो है वो आप चाहे तो नेट से सर्च करो, चाहे मंडी में जाने की थोड़ी सी जहमत उठाओ और वहां जाके पूछ लो, या जो भी फार्मर जो राइस पैदा करता है उसी से पूछ लो। ठीक है, चाहे तो आप राइस के साथ कर लो, अगर राइस का आपको नहीं बैठता है मामला तो आप वीट के साथ कर लो। और बिग बाजार में जाके, बिग बाजार में गेहूं तो मिलता नहीं पर वहां पर आटा जरूर मिलता है ना, तो आटे की प्राइस पूछ लो और उसके बाद में डिफरेंस देख लो कि पर केजी कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना, और कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। गेहूं उगाने में ज्यादा मेहनत लग रही है या आटे को पीस कर उसको पैकेट बनाने में ज्यादा मेहनत लग रही है, और उसके बाद में आइडेंटिफाई कर लो। सर आपकी आवाज बीच बीच में बहुत कट रही है। फार्मर को अभी भी जा रही है आवाज, हेलो। सर बीच बीच में बहुत ज्यादा आवाज कट रही है आपकी। बाकी लोग बताओ, अपना इनपुट दो। हेलो गौरव, चारू, नव्या। यस सर कट तो रही है। कट रही है। चारू। सर कट रही है, कट रही है। अभी जैसे बोल रहे हो तो अभी तो सही आ रही है, लेकिन समझा रहे हो तो आवाज कट रही है। क्या करें इसका यार, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा आवाज कटेगी तो मजा नहीं आएगा। क्या करें क्या करें। What to do? नेट भी यार बेस्ट यूज कर रहा हूं मैं। ओके, सो द पॉइंट में हमने जो बात की वो कुल मिला के है कि आई हैव गिवन यू 2 टास्क, ये 2 टास्क आप जो है वो कंप्लीट करना। ओके, दिस राइस वन, है ना, या फिर वीट के साथ। तो राइस के साथ या वीट के साथ, दोनों के साथ में इसको पता करने की कोशिश करना है एंड देन सी द डिफरेंस। तो यहाँ हमको समझ में आएगा कि जो फार्मर है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। नाउ व्हाई रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, क्यों जरूरत है इसकी। ठीक है, तो एक बड़ा रीजन क्या है, मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स, कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है बड़े बड़े जो भी व्यापारी होते हैं उनके द्वारा। हम देखते हैं कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स while selling their produce to traders। ठीक है,
यानी आजादी से पहले एक तो जो है वो नापतोल जो है वो गड़बड़ होता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो किसी भी तरह से नापतोल हो जाता था। दूसरा जो है वो हेरफेर कर दी जाती थी उनके अकाउंट्स में, कौन कितना दे रहा है, तो उनको एकदम समझ नहीं पड़ती थी नंबर्स में, तो उनके साथ में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, तो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो बड़ा फायदा जो है वो उस तरह से उनका उठाते थे। दूसरा है लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटीज, है ना, मार्केट नहीं है बेचने के लिए कहाँ जाए, है ना। तो फिर क्या होता है कि फार्मर को जब पता नहीं होता है कि कहाँ उसको सही दाम मिलेगा फसल का, तो वो कहीं भी किसी भी मार्केट में जाता है, और उस मार्केट में जाने पर क्या होता है, उसको अपनी फसल लो प्राइस के ऊपर बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशन नाम की चीज नहीं होती कि कहाँ उसको करेक्ट या कहाँ उसको सही जो है दाम मिल सकते हैं। ये उसको जब पता नहीं होता है, तो वो कहीं ऐसे मार्केट में भी अपनी फसल बेच देता है सस्ते दाम के अंदर। उसको डरा भी दिया जाता है कि भैया देख लो अभी इतना ही है, इससे और कम हो जाएगा, या नहीं बेचोगे तो इसको ले जाओगे कहाँ, स्टोर कहाँ करोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो उसके साथ में होने लग जाती है। देन आफ्टर लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, फार्मर के पास में रहने के लिए जमीन नहीं है, घर नहीं है ठीक ढंग से, वो स्टोर कहाँ करेगा इतना सारा उसका जो भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर वो प्रोड्यूस को अगर स्टोरेज करने के लिए कुछ जगह अगर उसको मिल जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा टाइम वेट कर सकता है, और उस वेट करने के बाद में जब भी उसको लगता है कि हाँ अब उसको ज्यादा बेटर प्राइस मिल सकती है, तब वो उस प्राइस पर उस फसल को बेच सकता है। तो दिस कैन बी डन अगर उसको स्टोरेज फैसिलिटी सस्ते दाम पे मिल जाती है। तो नहीं मिलती है तो उसको बेचना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, क्या किया जाए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहला है डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए। क्या करेंगे इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। रेगुलेटेड मार्केट, है ना, ऐसे मार्केट जो है वो बनाए जाने चाहिए जिसके अंदर जिसको गवर्नमेंट या किसान खुद जो है वो रेगुलेट करे, प्राइसेस को लेकर भी और सेलिंग के पैटर्न को लेकर भी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जानी चाहिए जिससे मार्केटिंग सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। और उसके बाद में लास्ट में है पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर से इंप्लीमेंट करना चाहिए, पर ये ठीक ढंग से इंप्लीमेंट अभी हो नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिनसे हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला है हमारे पास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, यानी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज जो है वो इनिशिएट की। पॉलिसीज में सबसे पहले आता है एमएसपी, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक मिनिमम प्राइस को फिक्स कर देती है कि फार्मर को मिनिमम इतना पैसा उसकी क्रॉप के लिए दिया ही जाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ की मार्केट में क्या रेट चल रही है। जैसे बहुत बार ये होता है कि फार्मर जब अपना प्रोड्यूस लेकर मंडी पहुंचता है, और चूंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है क्रॉप्स की, तो ऑटोमेटिकली मार्केट की जो प्राइस है वो डाउन हो जाती है। लेकिन वो कभी कभी इतना डाउन हो जाती है कि उस प्राइस पर अगर फार्मर अपनी फसल को बेच दे, तो उसको सरप्लस तो छोड़ो, जितना उसने पैसा लगाया उतना भी उसको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर फार्मर क्या करेगा, है ना, आगे क्या होगा उसका। तो ये बड़ी दिक्कत जो है वो हो जाती है ना। तो ये बड़ी परेशानी हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या करती है फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि जो भी फार्मर का प्रोड्यूस होगा उस पर इररेस्पेक्टिव ऑफ की मार्केट में क्या रेट चल रही है, इतना मिनिमम पैसा उसको देना ही पड़ेगा, इससे कम में उससे कोई फसल नहीं खरीदेगा। तो ये एमएसपी वाला मामला जो है वो यहाँ आ जाता है ना। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा हो तो आपने किसान आंदोलन और बहुत सारी तमाम तरह की चीजें सुनी होंगी, उसमें एमएसपी की भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। ओके, कि एमएसपी जो है उसको लेकर भी डिमांड की जा रही थी कि इसको जो है वो एक रूल बना देना चाहिए, है ना, इट शुड बी राइट ऑफ द फार्मर। एमएसपी जो है वो किसान का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारी डिबेट चली, हम बहुत ज्यादा उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा कुछ जो है हमको सुनने को मिलता है। सो एमएसपी इज नॉट न्यू टू अस एंड इट इज समथिंग विच इज इन दी ट्रेंड। फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है वो, अब बफर स्टॉक होता क्या है बेसिकली। तो बफर स्टॉक का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब फार्मर जो है वो अपनी फसल जो है वो बेचता है, उसकी जब एक फिक्स प्राइस सेट कर देते हैं, दैट प्राइस इज मोर देन दी मार्केट प्राइस, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी उसकी क्रॉप जो है वो डिस्पोज नहीं होती।
तो ऐसे में जब मार्केट में नहीं बिकती है तो फिर देन द क्वेश्चन कम्स कि फिर खरीदेगा कौन उस प्राइस पर? तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको खरीदती है, और गवर्नमेंट उससे अपना बफर स्टॉक जो है वो मेंटेन करती है। बफर स्टॉक जनरली तब काम में आता है जब भी कंट्री में ऐसा कुछ अकाल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोई भी इस तरह की चीजें आ जाती है जिससे फूड का शॉर्टेज हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो अपना बफर स्टॉक बनाया है जिसमें वो कुछ फसल रखती है अपने पास, जैसे गेहूं रखती है, चावल रखती है, दाल रखती है, इस तरह की चीजें अपने पास में स्टॉक करके गवर्नमेंट रखती है, और उसको जब भी जहां कभी मुसीबत आती है तो उसको बफर स्टॉक को यूज किया जाता है। ठीक है? बफर स्टॉक का यूज जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर भी किया जाता है ना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। फिर पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको वीट, राइस, केरोसिन, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो गवर्नमेंट पहुंचाती है एट द वेरी लो प्राइस, एंड यूजुअली दिस प्राइस इज बिलो द मार्केट प्राइस से भी कम होती है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिससे फार्मर को जो है वो सपोर्ट मिलता है। नाउ रेगुलेटेड मार्केट्स, रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर देखो सेलर भी है हमारे पास में, एंड वी हैव गॉट बायर और ब्रोकर ऑल्सो। पर अब हो क्या रहा है कि बायर के साथ में प्रॉब्लम नहीं है ना, बायर नेगोशिएट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ब्रोकर और जो सेलर हैं ये थोड़ा सा यहाँ पर मामला गड़बड़ है। तो आप देखिए चीजें किस तरह से बनती है, चीजें ऐसी बनती है कि चेन ऐसे बनती है, देयर इज अ फार्मर, फार्मर के बाद में इस चेन के अंदर आ जाता है ब्रोकर, और ब्रोकर के बाद में आ जाता है एक सेलर, और सेलर के बाद में आता है कंज्यूमर। हमारे पास में ऐसा कोई चैनल फिलहाल बना नहीं है कि फार्मर से डायरेक्ट प्रोड्यूस जो है वो कंज्यूमर के पास चला जाए। कहीं कहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक बहुत सिस्टमेटिक ऐसा कुछ बना नहीं है, या सीधा सीधा कहो कि हमारा फार्मर अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि ये ब्रोकर और सेलर दोनों को रिप्लेस कर दे। इसके बहुत सारे कारण हैं। फार्मर्स की एजुकेशन को लेकर है, अवेयरनेस को लेकर है ना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को लेकर है, गवर्नमेंट स्कीम्स का ठीक फायदा उठाने को लेकर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, ऐसे बहुत सारी तमाम तरह की लिमिटेशन है जिसकी वजह से ये फार्मर कंज्यूमर तक डायरेक्टली वैसे नहीं पहुंच पा रहा है जैसे टेक्निकली इसको पहुंचना चाहिए। और बीच में क्या होता है, ये जो ब्रोकर और सेलर हैं ये मौज बना रहे हैं एकदम, ज्यादातर बेनिफिट जो है ये दोनों खा लेते हैं। क्योंकि फार्मर जो है असली तो ये है, ये मेहनत कर रहा है, लेकिन इसको उतना नहीं मिलता है। आप देखेंगे ब्रोकर के बड़े अच्छे मकान वकान बने हुए हैं, दुकान वगैरह बने हुए हैं, गाड़ी वाड़ी, सेलर के भी खूब चल रहा है बढ़िया एकदम मामला, लेकिन फार्मर कहीं ना कहीं जो है वो उसकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, जबकि रियल में मेहनत जो है वो कौन कर रहा है, वो फार्मर कर रहा है ना। ब्रोकर और सेलर क्या करते हैं, एक तरह से मीडिएटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, बट हम देखेंगे कि चूंकि एक तरह का रेगुलेटेड मार्केट नहीं बना हुआ है, उसकी वजह से यहाँ से फार्मर का कनेक्टिविटी कंज्यूमर के साथ नहीं हो रहा है, और फार्मर को जो है वो बड़ा लॉस में भी कभी कभी बेचना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो कुल मिला के एक ऐसा रेगुलेटेड मार्केट बन जाए जिससे भले ही ब्रोकर और सेलर बीच में रहें, फार्मर को बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों से, भले ये दोनों बीच में रहे, बट थोड़े से इस तरह के नियम कानून लॉ ऐसा कुछ बन जाए, या इन लोगों में थोड़ी ईमानदारी आ जाए कि एकदम फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करें और उसको उसकी फसल का सही दाम दे, है ना, क्योंकि रियल मेहनत तो फार्मर ने की है ना। ब्रोकर्स और सेलर की ग्राउंड पर उतनी मेहनत नहीं है, हाँ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट जो भी ये सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं वो बात अलग है, बट देन जो रियल मेहनत है वो किसकी है, वो फार्मर की। तो यहाँ इसको जो है वो फार्मर को बेनिफिट उतना नहीं मिलता। दिस इज वाई देयर इज नीड ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट जब आ जाएगा तो क्या होगा, फार्मर को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हो सकता है फार्मर से कंज्यूमर को कुछ सस्ते में मिल जाए तो कंज्यूमर का भी फायदा है, और उसी तरह से फार्मर को कंज्यूमर से डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो ब्रोकर और सेलर क्या कर रहे हैं, बीच में कमीशन ही तो कमा रहे हैं, है ना। तो फार्मर अगर कंज्यूमर से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो ये कुछ बात जो है वो बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सर तो इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्मर्स इंडस्ट्रीज को भी तो सप्लाई करते ही होंगे ना, जैसे बिल्कुल फ्लोर करते इंडस्ट्री हैं, हुई, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये जो हमने एक लास्ट पार्ट पढ़ा वो था भी ना, ब्रोकर्स के ऑल्टरनेटिव, थ्रू होती है। हाँ नहीं उसमें बताता हूँ क्या होता है। उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स।
जैसे बहुत सारे जो फार्मर्स है ना, जिनके बच्चे पढ़ाई करने शहर चले गए, पढ़े लिख गए, है ना, थोड़े समझदार बन गए, थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज आ गया, तो उन बच्चों ने क्या किया, एमएनसीज की नौकरियां छोड़कर वो बच्चे वापस अपने पापा के पास आ गए खेती किसानी में। और अब वो ज्यादा समझदार तरीके से खेती कर रहे हैं। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, जब फार्मर का बच्चा जब पढ़ जाता है ना, तो फार्मर को ये पता है कि प्रोडक्शन कैसे करना है। भले वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, लेकिन फार्मर का जो बेटा बेटी जो पढ़ लिख गए हैं, उनको ये पता है कि राइट इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और राइट तरीके से इसकी सेलिंग कैसे की जा सकती है ना। तो इससे क्या हुआ, एक नया ट्रेंड निकल कर आया कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज या एमएनसीज है, फार्मर्स ने डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट किया और बोला कि हम डायरेक्ट आपको सेल कर देंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कोई मंडी नहीं, कुछ भी नहीं। और उनको भी ऐसा लगा कि हमको मंडी वगैरह किसी से खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट फार्मर की टच में आ गए। तो जैसे मान लो बिस्किट बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, वो डायरेक्ट किसान से गेहूं खरीद रही है, तो दैट फैक्ट्री इज ऑल्सो हैप्पी कि वो डायरेक्ट फार्मर से खरीद रही है, तो मीडिएटर नहीं है, तो उसका कमीशन का कोई रोल नहीं है। तो डायरेक्ट किसान से खरीदती है तो उसको सस्ते में मिल जाता है, और किसान को भी कंपेरेटिवली ज्यादा प्राइस मिल जाती है। तो ये ऑल्टरनेट चैनल हो गया आपका, है ना। तो ये बड़ा फायदेमंद हो गया किसान के लिए। लेकिन कितने किसान ये काम कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सारे किसान ये काम नहीं कर पा रहे। अच्छा, टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये भी, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन, बट ये लॉन्ग रन सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग रन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ग रन सॉल्यूशन ये हो सकता है, आप देखना कि जिस दिन ये हो जाएगा, है ना, आप में से कोई भी अगर बड़ा कुछ अधिकारी बनता है, कोई एनजीओ चलाता है, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को बहुत अच्छे से आप दिमाग में बनाना, कि हमारा जो फार्मर है, जिसके चेहरे पे आपको बड़ी खुशी दिख रही है ना, फार्मर तीन चीजें मैंने लिखी यहाँ पर, है ना। एक लिखा है फार्मर, एक लिखा है इंडस्ट्रियलिस्ट जो क्या करता है, प्रोसेस, और एक लिखा है सेलर जो क्या करता है, बेचता है। तो फार्मर क्या करता है, फार्मर करता है प्रोड्यूस, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, प्रोसेस, और सेलर क्या करता है, सेल। ठीक है, तीनों समझ में आया आपको, बोलो यस और नो। यस यस जिस सर। दिन जिस दिन ये तीनों एक हो गए, एक हो गए मतलब, एक हो गए मतलब जिस दिन सब फार्मर, ब्रोकर का रोल बिल्कुल, जिस दिन फार्मर ही इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया और फार्मर ही सेलर बन गया, उस दिन पूरी कंट्री की काया पलट हो जाएगी। इसका मतलब कि फार्मर जो है, उसने जब वीट बोया, तो उसी ने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, और इस फैक्ट्री में उसने बिस्किट बनाने शुरू कर दी, और उसी ने अपना एक सेटअप बना लिया, चाहे वो शॉप के थ्रू हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, कैसे भी करके हो, और वो ही बेचने लग जाए कंज्यूमर को डायरेक्ट। यानी फार्मर इंस्टेड ऑफ सेलिंग द रॉ मटेरियल, फार्मर ही फिनिश्ड गुड्स कंज्यूमर को बेच रहा है। एंड इट इज वेरी 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 मच पॉसिबल। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है? फार्मर ही गेहूं उगा रहा है, फार्मर ही बिस्किट बना रहा है, और फार्मर ही बेच रहा है उसको। बोलो, फिर से बोलो, मुझे आवाज कट के आ रही थोड़ी। सर जिसके पास ज्यादा लैंड है वही कर सकता है। नहीं नहीं, आपकी आवाज कट रही है, और किसी को समझ में आ रही है तो या तो मुझे बताओ या आप लिखकर भेजो। आपकी आवाज कट रही है, लिखकर भेजो। हाँ, बोलो, और कोई बोलो। सर ये हम्म, कर तो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा थोड़ा बहुत, मतलब कैपिटल की बिल्कुल, रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट क्वेश्चन उठाया आपने ये। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भैया एक आदमी तो नहीं कर सकता,
है ना। एक फार्मर जो है वो कमजोर फील करता है इस चीज को लेकर। लेकिन क्या अगर उस गांव के अंदर ऐसे 50 फार्मर हो जाएं, वो मिलकर कर सकते हैं क्या? अगर एक फार्मर की जगह 50 फार्मर हो जाए तो ये पूरी प्रोसेस आसान हो सकती है या नहीं हो सकती है, बताओ। सर थोड़ी बहुत तो आसान हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि कंप्लीटली मतलब उनके लिए बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। क्या लिमिटेशन आ रही है बताओ। कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, चलो बताओ। अगर 50 लोग एक हो जाते हैं सर तो वो तो ये नहीं होना चाहिए। खुशबू, आवाज आवाज कट रही है आपकी। तो 50 लोग एक होके काम करेंगे तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। प्रॉफिट कम क्यों? प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा? सर सबने इन्वेस्ट कर दिया, सर एक लेकिन वो तो डिवीजन मतलब ऑफ प्रॉफिट तो 50 लोगों में बढ़ जाएगा ना। तो सब इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। सो उनके बीच में लड़ाइयाँ होने का बहुत सारा चांसेस रहेगा, और अरे जरूरी तो नहीं कि हर फार्मर के पास मतलब हर फार्मर उतना कंट्रीब्यूट कर सके जितना दूसरे कर रहे हो। तो हाँ, फिर उनके बीच में मतलब उस चीज के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब याद करो, पॉवर्टी जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने एक टर्म यूज किया था। मैंने बोला था कि पॉवर्टी इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर रिलेट कर रहे हो? आपको जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ। आपने नाम सुना है ना एक कंपनी का, जिस कंपनी का नाम है AMUL। यस सर। अगर ये कंपनी भी यही सोचती, ये कंपनी, पता है इस कंपनी के अंदर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी? सर सारे वो मतलब डेयरी वाले सारे डेयरी वाले, दे जो आर दी एनिमल ओनर। हस्बेंड्री करते आनंद गांव के जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने मिलकर ये शुरू किया था, दे ऑल आर ओनर ऑफ दिस कंपनी अमूल। अब बताओ कितना जोरदार काम है। ठीक है। तो जैसा होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हम उसको बड़ी बना देते हैं, है ना। डिस्प्यूट होना, ये सारी चीजें होना, ये सब किस चीज की निशानी है? ये सब अवेयर ना होने की निशानी है। ये सब ठीक ढंग से पढ़ा नहीं होने की निशानी है ना। समझदार किसान नहीं होने की निशानी है ये सारी चीज। ठीक है। तो इसीलिए हमने एक पार्ट ये भी ऐड किया इसके अंदर कि रूरल डेवलपमेंट इज आल्सो अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, या डेवलपमेंट ऑफ द, जिसको बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। लोगों की समझदारी जो है वो रूरल डेवलपमेंट करेगी, है ना। सो दैट फैक्टर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल। उसको हम चाहें इस टर्म में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकें, बट दैट फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो चीजें तो बहुत आसान है कि 50 फार्मर मिलकर डेफिनेटली उनका जो भी प्रोड्यूस है वो सारा प्रोड्यूस इकट्ठा कर सकते हैं। उसको लेकर कोई भी एक छोटा सा फैक्ट्री लगा सकते हैं और उसमें कोई भी चीज बनाकर वो उसको बेच भी सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। पर जैसा गौरव ने बोला कि भैया लड़ाइयाँ होगी, ये होगा वो होगा, वो सब इसलिए होगा क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको समझ नहीं है ना। और समझ अगर आ जाएगी तो वो ये वाली चीज कर सकते हैं। तो बैठकर मिलकर अगर इसके ऊपर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो सकता है। और जिस दिन ये सॉल्व हो गया, अभी तक ये नहीं हो पाया उस ढंग से, कुछ कुछ एग्जांपल्स ही हमारे पास में, लेकिन वो एग्जांपल्स हमको ही बताते हैं कि इट इज पॉसिबल। तो जिस दिन ये पॉसिबल हो गया उस दिन ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ये दोनों ही चीज हो जाएगी। तो काम इतना सा करना है, ठीक है, केवल इतना सा करना है कि एक आदमी को ये विश्वास दिलाना है कि दूसरा आदमी जो है वो भी खुश रहना चाहता है, वो भी अच्छा करना चाहता है, और तू भी अच्छा करना चाहता है, तू भी खुश रहना चाहता है। ठीक है। आप देखो ना, आप जनरली होता है ना कि हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। हाँ, हमको कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे अपना फायदा करने के लिए किसी को घाटा देना पड़ेगा, तो वहां से सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो इस पार्ट के अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग फार्मर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, और फार्मर की लिमिटेशंस को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है।
तो समवेयर दिस इज वन थिंग जहां पर अगर हम काम करें तो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात ही कर ली, दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये मैंने अभी आपको अमूल का एग्जांपल दिया है ना। पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव, पॉलिसी का मतलब ये है कि लोग जो है वो मिलकर अपना ग्रुप बना ले और कलेक्टिवली वो अपने आउटपुट को यहाँ पर लिखा है सेल करें, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल भी नहीं करें, नीड नॉट टू सेल, प्रोड्यूस करें। अमूल वालों ने पहले बेचना ही शुरू किया, लेकिन बाद में उनको अक्कल आई कि हम लोग दूध शहर देते हैं बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए हम शहर चले जाते हैं और वहां से घी और चॉकलेट लेकर आते हैं। तो बोले ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सस्ती चीज देकर आ रहे हैं, महंगी चीज खरीद कर ला रहे हैं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो वर्गीस भाई कुरिन आए, उन्होंने समझाया कि भैया ये तो क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बस फिर उनको समझ में आ गया और देखते देखते जो वो अमूल नाम की कंपनी खड़ी हो जाती है। तो कैसे पॉसिबल होगा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग से पॉसिबल हो सकता है, कोऑपरेटिव से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है,